शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज का हमारा पहला लेक्चर और ये हमारा जो वेकअप सेशन है, आपको इसमें क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ऑलरेडी शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया गया था। अच्छा, अगर कहीं पे आपको इशू आए आवाज़ वगैरह का तो आप लोगों ने मुझे मैसेज पे ही इन्फॉर्म करने हैं। और ये है कि अगर किसी के पास वैसे इशू आए तो वो कॉल कट करके दोबारा ज्वाइन करेगा तो उसका इशू सोल्व हो जाएगा। वैसे चलें, आज का जो है ना, यहाँ पे हमने आज वर्बल के जो नंबर सीरीज़ है इसको डिस्कस करना है और इसके साथ फिर हम नॉन वर्बल भी पढ़ेंगे और एकेडमिक पोर्शन को भी क्लियर करेंगे। बच्चों, आपका जो वर्बल का पोर्शन होता है ना, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इसमें नंबर सीरीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी होती हैं, फिर एनालॉजी वाले क्वेश्चंस, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, जबल वर्ड्स, ब्लड रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें तकरीबन आपको ना पता होंगी। अगर नहीं पता तो ये भी हम आज जो है ना विद जो हमारे आगे लेक्चर्स चलेंगे इंशाल्लाह आगे उनके साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। अब नंबर सीरीज़ में ना क्या चीज़ होती है, नंबर सीरीज़ ये आपके पास सीक्वेंस है ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है। कोई ना उसमें पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, आपने बस सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना होता है कि वो पैटर्न कौन सा है। जब आपको ये समझ लग गई ना तो वो क्वेश्चन सिर्फ आप 5 सेकंड के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पैटर्न क्या चीज़ है, वो कौन सा फॉलो हो रहा है, किस तरह के पैटर्न आ सकते हैं, तो फिर आप उसी क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट भी लगा सकते हैं। आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि आपके वहाँ पे जो वर्बल है ना, इसके क्वेश्चंस आते हैं 84 या 86 और 30 मिनट आपके पास होते हैं। अब हम यहाँ पे कैटेगरीज के आगे डिस्कशन करेंगे। देखें, इसमें ना 3 तरह की नंबर सीरीज़ हो सकती हैं, या तो वो इंक्रीजिंग सीरीज़ होंगी, डिक्रीजिंग सीरीज़, अल्टरनेटिव सीरीज़। इसके अलावा ना कोई मुश्किल चीज़ नहीं आती, सिर्फ यही वाली ही चीज़ें होती हैं। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं ना, आपको इनकी समझ लग जाती है, तो यकीन करें कि आप नंबर सीरीज़ से कभी भी मार नहीं खाएंगे। और याद रखिएगा कि जो आपका वर्बल का पोर्शन होता है ना, ठीक है, अगर इसके 84 MCQs हैं तो इसमें से 10 से 12 MCQs लाजमी होंगे जो कि सीरीज़ वाले आपके आएंगे। ये हर बच्चे के पेपर में लाजमी आएंगे। अगर आप इनको सही कर लेते हैं, सोचें कि आप कितने ज़्यादा MCQs सही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे जी नंबर सीरीज़ की तरफ। इंक्रीजिंग सीरीज़ क्या होती हैं? इंक्रीजिंग सीरीज़ में ना कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने बस ना सिंपली पैटर्न देखना होता है। पैटर्न देखने के बाद जैसे इसमें क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे हमारे पास क्या एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है कोई भी नंबर। तो इंक्रीज़ कब करता होता है, जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन वाला रूल नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम जस्ट क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हम रूल लगा रहे हैं एडिशन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। आप लोग ना अब यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन देखें, 2 है, इसके बाद 4, 6, 8। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताएं कि इसमें कौन सा जो है वो नंबर ऐड हो रहा है। आप लोग यहाँ पे मुझे मैसेज पे बताएंगे चैट के ऊपर। आप लोगों ने जो है ये इंटरेक्ट करना है, ठीक है। ये ऐसा लेक्चर नहीं है कि जिसमें जस्ट टीचर ही बोलेगा, बल्कि आप लोगों को भी जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि आपने एक पेज और पेंसिल जो है वो अपने पास रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास ना 2 का इजाफा हो रहा है, ठीक है, 2 का एडिशन हो रहा है। तो अगला हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 10 आएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे ये सारी आपको दी भी हुई एक्सप्लेनेशन देखें भाई, +2 +2 +2 +2, ठीक है। ये हो गया एडिशन वाली। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या है, 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26। अब इसका आप मुझे ज़रा जवाब दीजिएगा कि इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे हम देखें तो 2 के बाद 5, 3 का इजाफा हो रहा है। 5 के बाद यहाँ पे यानी मैं लिख लेता हूँ, यहाँ 3 का इजाफा हो रहा था, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 7 का, और यहाँ पे क्या 9, और इसके बाद किसका इजाफा होगा, 11 का, ठीक है। यानी जो ऑड सीरीज़ होती है ना हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, तो इस तरह ये हमारे पास इजाफा हो रहा है। ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। होप्स हो गई सारी चीज़ें आपको समझ लग रही हैं। जहाँ पे समझ नहीं लगेगी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है 3, 6, 12, 24। ओके, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 का इजाफा हो रहा है, यहाँ पे 6 का इजाफा, यहाँ पे 12 का। अब आगे मुझे बताएं कि यहाँ पे किस चीज़ का इजाफा होगा।
यहाँ पे जो सीरीज़ है ना आपने वो देखनी है। मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास क्या है, या हम एडिशन करेंगे, ठीक है, चीज़ों की, या हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 to 6, 6 to 12, 12 to 24, 24 और 24/2 कितना होगा 48, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास इसका आंसर भी गिवन है, ये इस तरह एक्सप्लेनेशन इसकी गिवन है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ लग गया। अब ये और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला हम कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर ये लिखा भी हुआ है, ये स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। यहाँ पे क्या है 2 का इजाफा हो रहा है, यानी कि 2 का इजाफा हुआ, फिर यहाँ पे 4 का इजाफा हुआ, फिर यहाँ पे 8 का। अब हमने सोचना है कि भाई इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से करेंगे 16 आएगा, और 16 को 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर होगा। शाबाश। चलें, अब तक हमारी जो इंक्रीजिंग सीरीज है वो कवर हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है ना मुझे आप एक बार बता दें, आपको समझ लग रही है ना। अच्छा, जिसकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो नहीं हो रही ना, वो एक बार मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन करे, आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी बच्चों के पास ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, तो ये आपके मोबाइल का इशू हो सकता है। अब डिक्रीजिंग सीरीज़ की बात करेंगे। डिक्रीजिंग सीरीज़ में जी हमारे पास क्या होता है, डिक्रीजिंग सीरीज़ में ना याद रखिएगा कि सेम वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं, बस इसमें माइनस चीज़ें हो रही होंगी, कम हो रही होंगी, सब्सट्रैक्शन रूल होगा या डिवीजन होगा। आगे क्वेश्चंस करेंगे उस समय लग जाएगी। अब ये देखें 100 के बाद 90 है, कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस आएगा तो क्या आ जाएगा 16। अब आप लोग ये भी कह रहे होंगे जिनको ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं कि सर ये तो बड़ी इजी सवाल है, वहाँ पे इस तरह के सवाल आते नहीं हैं, आप ये कैसी तैयारी करवा रहे हैं। देखें, जब आपने अगर छत पे भी चढ़ना हो ना, ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर, ठीक है, आपने छत पे चढ़ना हो ना, आप ऐसे नहीं करते होते कि यहाँ से डायरेक्ट जंप लगाएंगे और छत पे चढ़ जाएंगे। आपके पास स्टेप्स होते हैं, ठीक है, आप ऐसा 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 इन स्टेप्स को चढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, हमने उनको भी पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 का इजाफा हो रहा था, ये एक्सप्लेनेशन आप देख लें। बल्कि 10 के यहाँ पे हमारे पास सब्सट्रैक्शन हो रही थी, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें देखें, अब ये वाला सोचने वाला सवाल है, इसका जवाब आप मुझे दें कि किस तरह इसमें क्या चीज़ अप्लाई हो रही है। जल्दी से ये आप लोगों ने मुझे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहले 100 है, फिर यहाँ पे 90 आ गया, 10 का डिफरेंस आया, फिर 9 का डिफरेंस आया, इसके बाद जो है हमारे पास कितना आ रहा है जी 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे फिर अगर 10, 9, 8 और यहाँ पे 7 का डिफरेंस आएगा तो कितना आ जाएगा, 73 में से 7 निकालें तो 66 आता है, ठीक है। शाबाश बच्चों, शाबाश, वेल डन। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा वेल डन, एक्सीलेंट एंड बेस्ट विशेस एंड बेस्ट लक। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है 64, 32, 16, 8। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिवीज़न वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब 64 से 32 तक आने के लिए क्या हुआ था, हमने 2 से इसे डिवाइड किया, यहाँ तक आने के लिए फिर 2 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो सहर सी बात है जी 4 जवाब आ जाएगा इसका। ओके, समझ लग रही है ना आपको, रिएक्ट करके आपने बताते जाना है, शाबाश। चलें, अब अगला क्वेश्चन है 81, 27, 9 और 3। बताएं जी कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, इस तरह के सवाल आते होते हैं वहाँ पे जो आपको थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो 81 से जी हम आ रहे हैं 27 की तरफ, ठीक है। अब ना इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अब आपको ये थोड़ी अगर ऐसे पढ़ाना है, आपको ट्रिक्स भी बताने हैं। अभी सिंपल चीज़ें हैं कि आप किस तरह सोल्व करेंगे। इसको आप ना राइट हैंड से सोल्व करना शुरू कर लिया करें, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे, यानी यहाँ से नहीं करना आपने, यहाँ से, ताकि आपके लिए ईजी रहे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा 3 से, 27 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा 3 से, ठीक है। यानी कि हमने ये पैटर्न देख लिया कि भाई 3 के साथ हमने क्या करना है, यानी कि 3 का आगे जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास 3 आता है ना, तो यहाँ पे मतलब ये है कि आंसर जो हमारा होगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है।
होप सो आपको समझ लगी होगी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस गिवन हो गए ना। ऑप्शंस में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो आप फिर सिंपली यहाँ पे देख लेंगे कि 2 को 3 से करेंगे वो तो 6 बनता है, यहाँ पे 6 नहीं है। 5 को 3 से करेंगे 15 बनता है, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो 1 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास 3 बनता है। ठीक है, बात समझ लग गई। तो ये वाला ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। बच्चे जिनके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली आप दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है, कॉल कट करके या किसी और डिवाइस से कनेक्ट करें, आपकी डिवाइस का इशू हो सकता है। चलें अब आगे चलते हैं जी अल्टरनेटिव सीरीज़ की तरफ। अल्टरनेटिव सीरीज़ ना बहुत सिंपल होती है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी सीरीज़ होती है कि आपको ना आपका दिमाग भी घुमा सकती है, आपको समझ लगती नहीं है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 1 6 2 5 3 4 4। बताएं मुझे क्या आप इसका पैटर्न बनाएंगे। अगर आप ये इन चक्करों में पड़ गए ना कि भाई इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, फिर इसके अंदर क्या ऐड किया, इसके अंदर क्या ऐड किया, तो ये आप फिर उसी चक्कर में ही पड़े रह जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि अल्टरनेटिव सीरीज़ को आपने किस तरह से करना है, क्योंकि हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं और आपको अच्छा पढ़ाना है। तो देखें इसमें होता क्या है अल्टरनेटिव सीरीज़ में, इसका थोड़ा सा इंट्रो करवा दूँ। इसमें ना एक ही टाइम में 2 या इससे ज़्यादा जो है वो पैटर्न, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास पैटर्न चल रहे होते हैं। आपने बस ये तलाश करना है कि कौन सा पैटर्न जो है इसमें चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 1 है, 6 है, 2 है, 5। अब ये दरमियान वाले को स्किप करके ना ये देखें 1 2 2 3 3 4। ठीक है, यानी ये वाला एक पैटर्न चल रहा है, फिर एक 6 5 4 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 3। ओके, तो इस तरह के ये जो है पैटर्न होते हैं, आपने इस चीज़ को फॉलो करना होता है। ओके, शाबाश। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिएगा 10 है, 20 है, 15 30 25 40। तो जहाँ पे आपको लगे ना कि भाई कोई पैटर्न समझ नहीं लग रही, यानी कि एक एक डिफरेंस ही हम देख रहे हैं तो समझ नहीं लग रही, आपने वहाँ पे अल्टरनेटिव सीरीज़ वाला फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे देखें 10 15 15 के बाद 25। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है 20 30 40। ठीक है, अब हमने पैटर्न बताना ये ऊपर वाले के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद पूछा हुआ है। तो 10 के बाद क्या आ रहा था 15 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये सोल्व किया हुआ है, यानी ये ना इंक्रीज़ हो रहा है। 10 के बाद 15 आया, यानी 5 जमा किया, 5 के अंदर 10 जमा किए तो कितना बन गया 25। अब हम यहाँ पे 15 जमा करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, तो 15 जमा करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास वहाँ पे आंसर्स में गिवन होगा। ओके, क्वेश्चंस में। ओके जी, हमारा वर्बल का जो लेक्चर था वो हो गया है जी डिलीवर। ठीक है, और होप्स हो कि ये चीज़ आपको समझ लगी होगी। अगर किसी को समझ नहीं लगी तो मुझे अभी बताए, ठीक है, मैसेज के ऊपर भी बताए। अच्छा, मैं अगेन करवा देता हूँ। एक बच्चा ये अगेन पूछ रहा है, देखें मैं ये चीज़ें अरेज कर लूँ पहले वाली। अच्छा देखें बच्चे, हम क्योंकि अल्टरनेटिव सीरीज़ में क्या कर रहे थे, पहले ये देख रहे हैं कि पैटर्न कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं, 10 15 25, और इसके बाद वाला हमने फिर यहाँ पे यानी बताना है। और ये वाला जो है ये 20 30 और 40। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है सिर्फ इससे, क्योंकि हमने इसका आंसर यहाँ पे बताना है। तो 10 के बाद क्या आया था 15 आया था, यानी कितना इजाफा किया हमने 5 का। 15 के बाद 25 आया था, यहाँ पे 10 का इजाफा किया। और 25 के बाद अब क्या आना चाहिए, यानी 5 के डिफरेंस आ रहा था ना, 5 के बाद यहाँ 10 था तो यहाँ 15, अब 15 का इजाफा करेंगे तो 25 में 15 जमा करें 40 आ जाएगा। ओके बच्चे, इंक्रीजिंग सीरीज़ का ना मैंने यही बताया है कि आप लोगों ने क्या करना होता है। यहाँ पे मैं फिर पीछे चला जाता हूँ। देखिए इंक्रीजिंग सीरीज़ में ना या तो एडिशन हो सकती है, ठीक है, या फिर वो मल्टीप्लाई चीज़ें हो सकती हैं। एडिशन मतलब जमा 2 जमा 4 जमा 6। ठीक है, इस तरह का पैटर्न फॉलो हो सकता है कि यहाँ पे जैसे हमने देखा था 3 5 7 9, यानी कि जमा करनी है चीज़ें हमने। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आगे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी हैं। ये ना आप स्लाइड्स देखिएगा इंशाल्लाह, यहाँ से आपको समझ लग जाएगी और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा। अब हम नॉन वर्बल की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन आपका क्लियर कर देता हूँ। सर इसका कोई ट्रिक बता दें कि हमें कैसे पता चलेगा। बच्चे ये ना इसका ट्रिक यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ लगना शुरू हो जाएगी। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे ना, देखिए मैं अब आपके सामने सवाल कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता लग रहा है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है इन चीज़ों की, मैंने इन क्वेश्चन को किया हुआ है। मैं क्वेश्चन को देखते समझ जाऊँगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी सारी समझ लग जाएगी कि भाई किस तरह करना है। ओके और क्या सवाल है जी। सर वर्बल सीरीज़ में पॉइंट वाले और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, इसका भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा जी सर सीरीज़ में ना फ्रैक्शन वाले सवाल भी आते हैं, फ्रैक्शन क्या होती है, या आप पॉइंट्स वाले सवाल भी कह सकते हैं, जैसे 1.1। वैसे ये याद रखिएगा इस तरह का ना एक सवाल लाजमी आता होता है, ठीक है। ये बच्चे ने अच्छा सवाल पूछ लिया। 1.2 है, 1.3 है, इसके बाद पूछ लेंगे क्या आएगा। सिंपल सी बात है भाई, 1.4 आ जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है, बल्कि और सवाल लिख लेते हैं। 4.3, 4.6, 4.9, फिर आगे आपसे पूछ लेंगे। तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी पैटर्न आप सिर्फ ये पॉइंट वाला पैटर्न देखना है, ठीक है, कि इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। चार तो वैसे के वैसे सेम है सब में। यहाँ पे 0.3 था, यहाँ 0.6 बना, यानी कितना इजाफा हुआ। 1 मिनट। अच्छा जी, हमारा सवाल गुम हो गया, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। फोर 4.1 है, 4. नहीं बल्कि 4.3 था, 4.6, 4.9। तो अगला पूछा था, तो यहाँ पे 0.3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 0.3 ऐड किया 0.6 बन गया, 0.3 फिर ऐड किया 0.9, फिर 0.3 ऐड करेंगे तो ये 5.2 बन जाएगा। सिंपल वही चीज़ होती है बच्चों, बस ना आपको सिर्फ जो है वो परेशान। अब देखें यहाँ पे जो है वो बच्चे कह रहे हैं 4.12। अच्छा, आप इस साइड पे भी जा सकते हैं, ठीक है, आप इसको ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जो है 4.9 के बाद 5 बना दें इसे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे 4 इस तरह दिया हो, ठीक है, आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो आप इस साइड पे जो है चीज़ों को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। चले हम अब आगे चलते हैं बच्चों, अपना नॉन वर्बल हमने डिस्कशन करनी है। आज जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ना चीज़ की, वहाँ पे यहाँ पे ये है कि ऑड वन आउट, ठीक है। ये भी कैटेगरीज होती हैं नॉन वर्बल में भी, जिस तरह वर्बल की हमने पढ़ी हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने ना कोई शेप आइडेंटिफाई करनी होती है जो बाकियों से डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप लोग इसे सोल्व करेंगे जी। इसका आंसर मुझे आप लोग देखें, ज़रा तवज्जो से इसे देख लीजिए और बताएं कि कौन से इसमें से डिफरेंट है, जल्दी से। चलें जी, शाबाश शाबाश, बच्चे जवाब दे रहे हैं जी। इसका 5 आएगा, तो देख लेते हैं क्या इसका 5 ही आएगा। जी बच्चों शाबाश, तो इसका जो ऑप्शन है वो 5 ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखें इसमें सेम इस साइड पे इस तरह वो हुआ है, ये लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। ये शेप को देखें, ये शेप सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। तो ये वाला क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ डिफरेंट। अब इस क्वेश्चन में आंसर करें, शाबाश जल्दी से। कौन सा आएगा जी इसका जवाब। ओके वेल डन। तो ये वाला है जी 3 हमारे पास जवाब, क्योंकि सिंपल सा सवाल है, आपको देख के पता लग रहा है कि भाई इसमें जो है वो क्रॉस बना हुआ है, लेकिन बाकियों में जो शेप है वो और है। अब ये वाला देखें, इसमें थोड़ी सी आपको फोकस करना पड़ेगा तवज्जो के साथ। 1 2 3 4। ओके, तो इसका जवाब आएगा हमारे पास 2। वेल डन बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, देखते हैं इसका जवाब कौन सही देता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। ओके, आप तो बच्चों बड़े इंटेलिजेंट हैं आपको चीज़ें आती हैं सारी। अब इसमें ना फ़र्क है,
इसमें यही चीज़ है कि यहाँ पे ना जो लाइंस है ना ये हमारे पास कॉर्नर्स के ऊपर लगी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ये कॉर्नर्स के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये डिफरेंट हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें देखें ज़रा जल्दी से इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे आंसर मेंशन्ड है लेकिन आपको वो बाद में शो करवाता हूँ ना मैं। यहाँ पे इसका आंसर आएगा, जी हाँ, इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि बाकी जो लाइंस हैं वो अंदर हैं, बाउंडेड हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ये ऑप्शन 1 है इसमें लाइंस बाहर जा रही हैं। अब इसमें देखिए इस तरह का पैटर्न भी आ सकता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ये शेप भी है, ये शेप भी है, ये भी है, ये भी है। क्या ये वाली शेप 2 दफ़ा आई है? नहीं आई ना। तो इसका आंसर फिर यानी कि यही डिफरेंट है, बाकी जो है वो जोड़ा बना के बैठे हुए हैं, लेकिन इसका कोई भी जोड़ा नहीं है, पेयर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पे देखिएगा कौन सा, ये आपसे बल्कि पूछना है, आप बताएं इसका आंसर। 7 का आंसर बच्चे कर रहे हैं जी 1। ओके, ठीक है बच्चों, आप वाकई इंटेलिजेंट हैं, आपको चीज़ें आती हैं, शाबाश, अल्लाह ताला आपका जो है इनिशियल टेस्ट क्लियर करवाए। और बात याद रखिएगा, अगर आप वर्बल नॉन वर्बल कर जाते हैं ना, ठीक है, तो आपके जो टेस्ट पास करने के चांसेस होते हैं ना अच्छे मार्क्स के साथ, वो समझें कि आपके 70% पे चांसेस आ जाते हैं, ठीक है। पीछे क्योंकि सिर्फ 50 MCQs बचते हैं जो कि एकेडमिक के आपने करने होते हैं, और वो भी आपकी किस्मत अच्छी हो ना तो आप उसमें से तकरीबन 30 MCQs भी ठीक कर जाएँ तो आपका टेस्ट पास हो जाता है। तो इसलिए ये है कि आपने इंटेलिजेंस पोर्शन पे भी ज़्यादा फोकस करना है। चलें, इसका आंसर जो है हमारे पास 1 आएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें देखें, इसका आंसर कीजिएगा ज़रा। चलें, अच्छा, कुछ बच्चों को ना ये शायद मुश्किल हो रही हो कि सर हमें समझ लग रही है, बच्चे इतनी जल्दी आंसर करी जा रहे हैं, तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। आपको सारी मुकम्मल तैयारी करवानी है, आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। देखें, एक चीज़ होती है आपको ना आके ऐसे मैं पढ़ा दूँ कि भाई ये ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ें समझाऊँगा ताकि आपके वो जो मेमोरी है ना वो डीप मेमोरी में चला जाए, आपको वो चीज़ कभी भूले ना। तो यहाँ पे आप देखें तो ये सारे कॉर्नर्स के ऊपर हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ये ऑप्शन 2 है ये कॉर्नर के ऊपर नहीं है, तो इसका जो है वो 2 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लें, सिंपल सा है, सब में एक एक लाइन्स हैं, इसमें भी एक लाइन है, इसमें 2 लाइन्स क्या करें, यानी ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। चलें, अब ये आखिरी को सवाल का जवाब आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है इस टाइम तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। देखें, ये जो सेशन बना है ना इसमें आपको ऐसे ही पढ़ाना है, ठीक है, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाना है। ये स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं कि कितनी मेहनत हुई है इनके ऊपर। तो इसका आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं जी, इसका आंसर कर रहे हैं बच्चे 1 कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये इस साइड पे मुँह करके सेम शेप है, ये दूसरी साइड को मुँह करके सेम शेप है, ये भी जो है वो सेम शेप है, ये उसका ही जो है वो समझे कि इन्वर्स है, ये मिरर इमेज है, ये दोनों सेम है, ये भी है, लेकिन ये कहाँ से आ गई भाई, ये एम ही आ गई है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये ऑड 1 आउट होगी। तो ये होगा जी हमारा वर्बल नॉन वर्बल का पोर्शन। तो अब तक मुझे बताएं यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं लगी नॉन वर्बल में। सेवन वाला समझ नहीं आया बच्चे, 7 वाला क्यों नहीं समझ आया। देखें, इसमें ऐसा था कि ये 4 इसमें यानी कि बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इसमें भी 4 हैं, ये चारों के 4 ही फुल हैं सारों में, ठीक है। इसमें क्या ये चारों फिल हैं? नहीं, यहाँ पे एक मिसिंग है ना, तो ये वाला फिर क्या हुआ, ये ऑड हुआ। बच्चे कह रहे हैं सर जी आई इंजॉय द प्रैक्टिस वर्क। बच्चे इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। मेरे पढ़ाने का स्टाइल वैसे ना बस ऐसा ही है कि मैं बच्चों को इंटरटेन करके पढ़ाता होता हूँ ताकि वो बोर भी ना हो और उनका दिल लगा रहे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, इसमें हमने देखना है कि सारी शेप्स को आप एक बार देखें। ये जो शेप 2 है
इस तरह सेम शेप ये क्वेश्चन 5 में है ना, बस इसका क्या है कि ये इसकी डायरेक्शन थोड़ी और है, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड से है, ये नीचे से है। अब ये क्या है, ये लेफ़्ट साइड से है, ये राइट साइड से है, यानी ये सेम शेप्स हैं। क्या इसका कोई पेयर यहाँ पे मौजूद है? नहीं ना, तो ये हमारे पास ऑड हुआ। अच्छा, नॉन वर्बल में ना क्वेश्चंस जो हैं वो इजी से लेके मॉडरेट फिर हार्ड भी आते हैं। ये जो मैंने आपको अभी एमसीक्यूज़ करवाया ना, ये समझे बहुत इजी एमसीक्यूज़ हैं। थोड़े से टफ़ भी होते हैं जो कि हमारे मेडिक्स के पोर्टल के ऊपर है। इंशाल्लाह वो ना हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे साथ साथ इसी तरह ही। तो आपको मैं खुद समझाया करूँगा कि बच्चे कौन सा जो जवाब है वो क्यों आ रहा है और कैसे सोल्व करना है, और उनके ट्रिक्स भी बताया करूँगा। और याद रखिएगा नॉन वर्बल में ना आप 64/60 भी ले, एक मिनट, 64/64 भी ले सकते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपने प्रैक्टिस की हो। बाकी मेडिक्स आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी वो सारा है, जो हम जस्ट पेड बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। उसमें से ना आपका ये 64 में से तकरीबन 25 एमसीक्यूज़ लाजमी आएंगे। अच्छा चलो बच्चे, अब ना हमें एकेडमिक पोर्शन भी करने हैं, हमें तकरीबन आधा घंटा होने वाला है, और फिर आपको पता है कि मगरिब की नमाज का टाइम भी हो जाना है। अब हम चलेंगे जी हमारे अगले पोर्शन एकेडमिक पोर्शन की तरफ। आप लोगों ने अब क्या करना है, केमिस्ट्री की बुक को ओपन कर लेनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक पोर्शन, एकेडमिक पोर्शन ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर हमारा बाकी तो क्लियर हो जाएगा, हमें वर्बल नॉन वर्बल आता है, हमारी ना प्लीज़ एकेडमिक की तैयारी करवा दें, यानी मिन्नतें कर रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको जो चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी ना, आपने वो साथ के साथ पढ़नी है, ठीक है। अगर आप ये कहें ना कि आप यहाँ पे आकर लेक्चर सुनेंगे, सिर्फ लेक्चर में मैं आपको जैसे वो एफएससी के टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वैसे पढ़ाऊँगा एक एक चीज़, तो वैसा सीन नहीं है। मेरा काम है आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे एक बार रिवाइज़ करवा देना, आपको बता भी देना कि बुक से कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ को पढ़ना है, किस तरह के सवाल आते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप उसे बाद में बैठ के पढ़ें ना पढ़ें, वो अगर आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर करना है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। अब आज के जो हमारे इसमें चैप्टर्स थे वो ऑर्गेनिक पोर्शन का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो था, और हाइड्रोकार्बन्स वाला। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि याद रखिएगा आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस भी बच्चों के अभी दिखाऊंगा लेक्चर के एंड के ऊपर। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ही, बाकी केमिस्ट्री में से समझ लें अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं ना, बल्कि 5% आता है ना, तो ऑर्गेनिक पोर्शन में से 95% इनिशियल टेस्ट आता होता है। तो क्या फ़ायदा है कि भाई मैं आपको 5% करवाने लग जाऊँ और 95% के ऊपर फोकस ही ना करें। ये सारी चीज़ें ना ये हमें कैसे पता लगती हैं, हमें पिछले जो जितने सालों के टेस्ट हुए हैं उनको देख के पता लगता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, तो हमें इन चीज़ों का आइडिया होता है, ठीक है। चलें आज के हम जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 ओपन कर लें। पंजाब में तो चैप्टर नंबर 7 है, बाकी भी आप लोग देख लें, जिस भी आप सूबे से हैं अपनी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, आपने यहाँ पे AFNS का ये AMC का इनिशियल टेस्ट देना है। अगर आप कहें ना कि हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तो ये आपकी भूल है। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स काम नहीं आते, यहाँ पे जो चीज़ काम आती है ना, आपका ज़्यादा काम आता है रट्टा, क्योंकि उन्होंने लाइंस उठानी होती हैं, ठीक है, और वो लाइंस ही आपको आनी चाहिए। वो आपसे कोई घुमा फिर आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये MD कैट का लेवल नहीं है कि आप कोई इंटी टेस्ट दे रहे हैं और कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, नहीं। तो जो चीज़ें आपको बताई जाएँ इनको आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें से ना आपकी ये बुक लाइन लिखी होगी, ये वाली आपने चीज़ देख लेनी है कि जो एस्टिक एसिड होता है ये हमारे पास किससे आ रहा होता है, विनेगर से आ रहा होता है, ठीक है। अल्कोहल जो है फ्राम वाइन, टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स। तो MCQs अब किस तरह का बनेगा, MCQs ऐसे ही बनेगा कि भाई टार्टेरिक एसिड इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम, उसमें ऑप्शंस दिए होंगे विनेगर, वाइन, ग्रेप्स, एप्पल, तो आपने उसमें चूज़ करना होगा। तो इस तरह के सिंपल MCQs होंगे, लेकिन ये उसको ही आएगा जिसने बुक लाइन को पढ़ा होगा। अगर कोई ऐसे ही गया होगा बुक लाइन पढ़े बगैर तो उसको ये चीज़ भी भूल जाएगी। चलें
ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ये ना आपको क्लासिफिकेशन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी बुक के ऊपर भी चार्ट बना होगा, ये पीडीएफ भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखें कि ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो एफएससी में पढ़ी हैं। अब इसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन में, अब वहाँ पे इस क्लासिफिकेशन नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। आपको वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर गिवन होगा, आपने चूज़ करना होगा कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ब्रांच चेन कंपाउंड है, यानी कि कोई टाइप में से होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपने अब अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें कि आपने ना इन क्लासिफिकेशन को एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इनके जो डेफिनेशंस गिवन है ना और जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जस्ट उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चे क्लास कब ऑफ होगी, तो क्लास हमारी तकरीबन 7 बजे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। 1 घंटे का हमारा लेक्चर है। तो ये बात अब आपको समझ लगी है, आपने नोट कर लिया, मुझे काइंडली यहाँ पे बता दें। ये क्लासिफिकेशंस को आपने रीड करना है, ठीक है। कल जब आप नया दूसरा लेक्चर लेने आए तो आपने इसको रीड किया हो, आपने इसके स्ट्रक्चर्स को देखा हो, ओके। अब ये जो है ना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसमें से एमसीक्यूज कैसे बनेगा, इसमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो अगर आपने ये इसको रट्टा लगाया होगा ना, आपको ये सारा पता होगा, तो आप इसको जल्दी कर सकेंगे। अब ना कई बच्चे कहते हैं सर कोई ना ये चीज़ें तो हमने जो है ना वो सारी पढ़ी हुई हैं पहले। एक बच्चा यहाँ पूछ रहा है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जी हाँ, ये आपके सामने यहाँ पे शायद शो हो रहा है, ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो आपने ना इसको यहीं से रट्टा लगा के जाना, वहाँ अगर बैठ के सोचेंगे ना, अच्छा यार यहाँ पे ना इसमें 3 बॉन्ड हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है ये देखें CO वाला फंक्शन ग्रुप हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला हो, अगर इस तरह लगाएंगे ना आपका भी टाइम ज़ाया होगा, ठीक है, और गलती के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ना अभी से रट्टा लगा लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अब अगले पे चलते हैं जी, ब्रांच वैसे ये प्रीफिक्सेस आना चाहिए था, रिफ्लेक्सेस लिखा हुआ है। ये वैसे ना इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें से क्या हो सकता है, ये भी आपके बुक के ऊपर एक टेबल गिवन है कि मीथेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं, इथेन के अंदर कितने होते हैं। तो ये बस एक बार वैसे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये बच्चों वाली चीज़ है। ये आ गया जी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आइसोमरिज्म आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए मसला होगा वहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दूंगा। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है और स्टीरियो आइसोमरिज्म होती है, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही अगेन ज्वाइन कर लें। यहाँ पे देखें जो चेन वाले आइसोमरिज्म होते हैं किस तरह से होते हैं, देखें डिफरेंस सिर्फ ये आता है, जैसे ये अगर है ना, ये एक हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अगर यही आ रहा है, यहाँ पे कोई ऊपर कार्बन लगा हुआ है, ये ब्रांच्ड बन जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह की इसके टाइप्स होती हैं। तो आपको बस सिंपली इतना पता होना चाहिए। वहाँ पे एमसीक्यूज कैसे आएगा, क्योंकि मैंने तो आपको एमसीक्यूज के हवाले से बताना है ना। वहाँ पे जी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना के दिया होगा, यानी यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप अटैच है, इस जगह भी है। आपसे पूछा जाएगा कि ये वाली जो है ना, इसमें कौन सी आइसोमरिज्म फॉलो हो रही है। अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपको पता होगा ना, ठीक है। या वहाँ पे 2-3 इस तरह के वो स्ट्रक्चर बना के दे दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछ रहा जाएगा कि इसके कितने, इसमें कौन सी जो है वो आइसोमरिज्म फॉलो हो रही है। और एक बात और याद रखनी है, आपकी बुक के ऊपर ना कुछ ये भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स। इसको अभी आप जो है वो हाईलाइट कर लें, ठीक है। इसको आप टिक कर लें बुक के ऊपर। ये भी आपने पढ़ के जाना है, सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये आपकी शायद एक्सरसाइज में गिवन हो, ये आपने पढ़ के जाने कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं। अब हम आएंगे जी पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। इसमें क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है ना, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होती है और उसे हम कह देते हैं पोजीशनल आइसोमरिज्म। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर ये सिर्फ ना लाइन बनाने का मकसद ये है कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ, CH3 है, ठीक है, CH2 है, फिर उसके बाद CH और फिर CH3। अब इस C के ऊपर ना यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन 2 के ऊपर अटैच है, ठीक है। आगे फिर एक स्ट्रक्चर गिवन होगा इसी तरह, ठीक है, वहाँ पे ये कार्बन 3 के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ये कौन सी आइसोमरिज्म होती है, ये होती है फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है।
बच्चे क्या चीज़ समझ नहीं लग रही है? अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं लग रही काइंडली आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। कौन सी चीज़ आप अगेन पूछ रहे हैं? मुझे पूरा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा करें, जो चीज़ समझ नहीं लगी मैं आपको अगेन समझाता हूँ। बच्चे अगर आपने केमिस्ट्री उर्दू मीडियम में पढ़ी है तो कोई मसला नहीं, क्या हो गया, वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। आप सिर्फ उसको ये है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपने पढ़ी है ना, कंसेप्ट वही होंगे सारे। बच्चे फंक्शनल ग्रुप वाले जो आइसोमरिज्म होती है ना, उसमें जैसे फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़े होंगे, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, COOH हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसी तरह हमारे पास OH हो सकता है जैसे अल्कोहल का होता है। तो ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इनकी सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही, अच्छा नहीं बल्कि ये पोजीशनल का मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, फंक्शन की तरफ तो अभी जाने हमने। तो पोजीशनल में यही होता है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही होती है, ठीक है। बाकी आप लोग ये पढ़ेंगे ना, रीड करेंगे बुक से, तो आपको चीज़ें समझ लग जाएंगी। अब हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या होता है कि इसमें ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट होता है। या आप अपनी बुक खोलें, उसके एक बच्चा सवाल कर रहा है, सर जी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इनिशियल के बच्चे, पहले अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें, ठीक है, तो बाकी से बाद में डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, ये फंक्शनल आइसोमरिज्म का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके आप एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पे मैं लिखने बैठूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उसमें यही होता है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा ना वो डिफरेंट होगा, यानी कि जो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा ना, ठीक है, वो डिफरेंट लगे होंगे। अब मेटामरिज्म क्या होती है, ठीक है, आपको ना मैं एक PDF भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर करने के लिए साथ आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ ताकि स्ट्रक्चर्स के आपको समझ लग जाए। देखें, जो मेटामरिज्म होगी ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, वैसे ही आपकी बुक के ऊपर सारी चीज़ें गिवन है, इतना समझाने की आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए समझा रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे होते हैं मेरे जैसे कि जिनको समझ नहीं लग रही होती चीज़ों की, जिनको FSA की चीज़ें भूल चुकी होती हैं, तो इसलिए आपको दोबारा से चीज़ें थोड़ी बहुत रिपीट करवाई जा रही हैं। अच्छा, ये ना यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मेटामोरिज्म में ना जैसे ईथर्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ ना फ़र्क ये आ रहा होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं, अच्छा बच्चों, इसमें ना फ़र्क ये आता है कि अगर ये समझें कि ये जो है ना ईथर का यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ये इस साइड एक जो है वो आर एक अटैच है, ठीक है, मैं सिर्फ R लिख रहा हूँ, इस साइड पे जो है वो 3 R अटैच हैं, यानी ये CH3 हो सकता है, ये CH2, ये CH2, इतना तो अब आपको पता ही होगा। लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे R है, इस साइड पे R है, फिर 2 R जो हैं वो इधर हैं। अब देखें, इसके अंदर भी 4 R हैं, इसके अंदर भी 4 R हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है ना ये दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, तो इसको मेटामरिज्म कहते हैं। बाकी आगे मैं ज़रा जल्दी से बताऊँगा। क्या कहते हैं इसे, टॉटोमरिज्म। इसमें जो है सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा होता है, इसके एग्जाम्पल भी गिवन है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अच्छा मुझे ये बताएं, ये कौन से हमारे पास आइसोमरिज्म फॉलो हो रही है? इस तरह का सवाल वहाँ पे आएगा, बताएं मुझे यहाँ पे जल्दी से, शाबाश, ये कौन से आइसोमरिज्म फॉलो हो रही है? ओके, तो बच्चे कह रहे हैं सर जी ये पोजीशनल आइसोमरिज्म, कुछ कह रहे हैं फंक्शनल। तो बच्चे यही आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, यहाँ पे पोजीशनल आइसोमरिज्म फॉलो हो रही है क्योंकि क्लोरीन जो है यहाँ पे पहले कार्बन अटैच है, यहाँ पे दूसरे कार्बन अटैच है। अब ये वाला जो है ना, ये चार्ट आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ये आपके साथ PDF जब शेयर करूँगा तो इसको आपने पढ़ लेना है, ये पक्का आपने रट लेना है। इसमें क्या है जी, जैसे आपने पढ़ा होगा ना जो मैट्रिक आइसोमरिज्म होती है, ठीक है,
उसमें सिस और ट्रांस वाले आइसोमर्स पढ़े होंगे आपने। आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। सिस जो है वो रिएक्टिव ज़्यादा होती है, लेस स्टेबल होता है। ट्रांस जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा। अब ये बुक लाइन है, ठीक है। अब आपने जब तवज्जो से नहीं पढ़ा होगा, आपको बोला होगा, तो वहाँ पे जाके आप कैसे इसको पिक करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको इसका डाइपोल मोमेंट भी पता होना चाहिए। इसका जो है वो ज़्यादा होता है और इसका क्या है, या आप पढ़ सकते हैं कि इट इज़ मोस्टली ज़ीरो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है। अब ये पूरी लाइन को रट लीजिएगा बच्चों, रट लीजिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर ना कहिएगा। ये समझें कि आपके ना रट्टे लगाने के दिन हैं, और ये रट्टे ऐसे नहीं लगाना कि आप उसको पढ़ते रहें, नहीं। यकीन करें, 2 बार आप पढ़ लेंगे ना उस चीज़ को, आपको चीज़ भूलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस गिवन होंगे। तो ऑप्शन जब हम देखते हैं, हमारी जो मेमोरी है वो रिकॉल हो जाती है। अब आखिरी इसका पॉइंट आपने ये भी याद कर लेना है कि इसका जो है सिस वालों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और इसका बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, ठीक है। अब ये आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर हो गया क्लियर। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ लग गई हैं। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी यहाँ पे मेंशन करवा दी हैं। और बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है सर क्या ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स करने हैं? बच्चे चैप्टर सारे ही हैं, लेकिन वो सारे नहीं पढ़ने बैठ जाना। अब आप लोग क्या करें जी, आप कहें जी मैं नोमेनक्लेचर कर रही हूँ बैठ के, ठीक है, और कोई बच्चा कहे जी मैं जो है ना वो रिएक्शंस को रट्टे लगा रहा हूँ कि रिएक्शन ये रिएक्टेंट मिलेंगे, ये प्रोडक्ट बनेंगे। बच्चे नहीं करना इस तरह, ठीक है। जो चीज़ें करनी है ना मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी ये लेक्चर बस सुनते जाएँ। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ बच्चे ने पूछा सर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बच्चे वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली ना आपका दूसरा जो पोर्शन है केमिस्ट्री का उसमें आता है। चैप्टर 7 में भी कुछ उसके लिखा हुआ है, लेकिन ना वो ऐसे अगर देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन वाला बहुत ईजी है। उसमें जस्ट आपसे यही पूछा जा सकता है। ये अब चैप्टर हम करेंगे ना, इसमें मैं आपको करवाता हूँ, आप इसमें देखिएगा, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें। जैसे अल्केन के पूछ लेंगे, इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, अल्कीन के अंदर, अल्काइन के अंदर, तो इस तरह के सवाल आते हैं। ओके, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये ओपन चेन हो सकते हैं या क्लोज चेन भी हो सकते हैं। फिर इनके आगे टाइप्स क्या हैं। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर जो है एसाइक्लिक क्या है, फिर एरोमेटिक क्या है जिसमें बेंजीन हो गई, साइक्लोअल्केन, ये सारी चीज़ें आपने ना ऑलरेडी बच्चे पढ़ रखी हैं। अब आपने करना क्या कुछ है, ये चीज़ें याद रखें, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, क्योंकि वहाँ पे ना उनको आपके ये रिएक्शन से लेना देना कोई नहीं है, उन्होंने आपका सिर्फ नॉलेज चेक करना है कि इस बच्चे ने एफएससी कर रखी है। तो जनरल फार्मूला आपको तो लाजमी पता होना चाहिए हर कंपाउंड का। ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद ये नॉन पोलर है, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है जैसे चैन की लेंथ इंक्रीज़ करती है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्यों दिए गए हैं यहाँ पे इकट्ठे, ताकि आपके लिए इजी रह जाए, ठीक है। अच्छा, कलर क्या होता है इसका, कलरलेस। रूम टेम्परेचर इसका क्या है, वैसे इसको इतना ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सोलिबिलिटी को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स आपने पढ़ लेने हैं। चलें जी, बच्चे यहाँ पे तरीफ़ें भी कर रहे हैं, थैंक यू बच्चे। अगर आपको समझ लग रही है तो आपका ही फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ पे ना अब ये चीज़ देखें, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अब आपने रट्टा नहीं लगाना, प्लीज़ रट्टा नहीं लगाना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। किस चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, रिएक्शंस को रट्टा नहीं लगाना, बाकी चीज़ों को तो लगाना ही है, ठीक है। यानी ये नहीं आपने करने बैठ जाना कि ये वाले रिएक्टर हम इसमें ऐड करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट बने, नहीं, ये चीज़ें पढ़ ली आपने जो पढ़नी थी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है कि आप क्या करेंगे जी, अल्केन्स को आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इसके प्रिपरेशन वाले रिएक्शंस में देख लेंगे। अल्काइल हैलाइड्स हम इसे तैयार कर रहे हैं जिसे हम रिडक्शन भी कहते हैं। तो क्या आपको ये चीज़ पता है कि जब हम इसे बनाते हैं तो इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड करनी है, इसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा ऐड होगा, अगर यहाँ पे टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना चाहिए। तो ये वाली मेन चीज़ होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए बच्चों। यही चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं। आप लोग रट्टे लगा के इसको गए होते हैं, पूछ वो ये वाली चीज़ लेते हैं। तो जितने रिएक्शंस गिवन है ना जिसमें इस तरह का कैटलिस्ट गिवन है या टेम्परेचर गिवन है, तो उसे लिख लें अपने पास, ठीक है, या हाईलाइट कर लें, अभी अपनी बुक के ऊपर नोट करें कि आपने इनको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका टास्क है, मैं आपको साथ साथ जो है नोट करवा रहा हूँ। अच्छा, ये नीचे बताया भी गया कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम करते हैं तो फिर हमारे पास ये अल्केन्स बनते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो है ये भी आपने एक रिएक्शन देख लेना है। ये आपके पास 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन वाला, प्रोपगेशन वाला, टर्मिनेशन। अब इसमें एमसीक्यूज किस तरह से आएगा, तो एमसीक्यूज इस तरह से आएगा बच्चे।
ये वाला है ना आपको रिएक्शन गिवन होगा वहाँ पे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं H3C और यानी CH3 है, फिर ये हाइड्रोजन साथ अटैच है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या बन रहा है, ये वो ये पूछेंगे कि ये वाला कौन सा उसकी मतलब जो है ना कौन सा स्टेप चल रहा है, उसका इनिशिएशन है, प्रोपगेशन है, ये टर्मिनेशन है। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप इसको देख के गए होंगे, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन को भी आप अपने पास नोट कर लें, इसको भी आपने करके जाना है। ओके, अब अल्केन्स की तरफ आ जाते हैं। हमारा जो अल्केन्स का पोर्शन था वो हो गया कवर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी हैं, नोमेनक्लेचर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसमें इतना डीप नहीं जाना आपने। अब इसका भी आप जनरल फार्मूला करेंगे। इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है जी पाई बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यानी टोटल होते हैं, और फिर नॉन पोलर है ये भी। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसका बताया हुआ है, वो ये भी इंक्रीज़ करता है। रूम टेम्परेचर है, ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। सोलबिलिटी आप पढ़ लीजिएगा, और कलर तो कलर लेस ही है। ये रिएक्शंस इसके कौन से हैं जी, डिहाइड्रेशन वाला एक रिएक्शन है फ्राम अल्कोहल, यानी कि इससे जब आप इसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे कौन सी चीज़ पूछी जाएगी, ज़रा बताओ बच्चों। यहाँ पे आपसे यही चीज़ पूछी जाएगी कि कौन सी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्कीन तैयार होगी अल्केन से। यानी यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मैं कह दूँ कि जी वी वांट टू प्रिपेयर अल्कीन विच कैटलिस्ट या कंपाउंड विच वी कैन ऐड टू मेक इट, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया रिएक्टेंट, ये हमारे पास जो है ये एज कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हम जब इसमें ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड तो फिर हमारे पास ये अल्कीन बनेगा, ओके। तो ये है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एसिड को ऐड कर रहे थे, ओके। बच्चे लेक्चर जो है ना वो हमारा डेली हुआ करेगा कि नहीं हुआ करेगा, ये बच्चे पूछ रहे हैं। लेक्चर हमारा जो शेड्यूल गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मैं आपको बताया करूँगा। फ़िलहाल कल का लेक्चर भी होगा, लेकिन वो पेड मेंबर्स के लिए होगा, और उसके बाद भी फिर आपको बताया जाया करेगा, यानी एक दिन पहले कि भी कल लेक्चर है कि नहीं है। तो ये जल्दी जल्दी मैंने ना एक बार आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन करनी है पहले 10 लेक्चर्स में। अच्छा, अब ना ये है आपके पास मार्कोवनिकोव्स रूल। ये जब आपने पढ़ा होगा FSC में तो आपको ये नाम भी बड़ा मुश्किल लगता होगा। ये वाला भी ना क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मुझे याद है मेरे इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे ना आपको ये बेसिकली रूल ही पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं कि वो या तो ये रूल की स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट इसका यानी कि रूल क्या कहता है। अब ये वाली स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी गिवन है, आपकी बुक के ऊपर भी गिवन है। इसको काइंडली आप अपने पास हाईलाइट कर लें, बुक के ऊपर निशान लगा लें कि आपने इसको लाजमी पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला भी रूल आपने कर लेना है। क्या जी, हाइड्रोजन आयन जो है हम ये ऐड कहाँ पे होते हैं, कार्बन जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और जो ब्रोमीन है वो कहाँ जा रहा होता है, वो कार्बन के पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, यानी मिडिल कार्बन। और यह क्या बनाता है, स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाता है, जो कि इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बच्चे हम सारा कवर करेंगे। जिस बच्चे को नहीं चीज़ें पता ना काइंडली व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। फिलहाल क्लास में मैं ये चीज़ें नहीं बता सकता कि हम क्या क्या कवर करवाएंगे, बाद में व्हाट्सएप पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अल्काइंस की बात करें। अब ये अल्कीन्स का पोर्शन हमारा कवर है, ठीक है। जितने भी रिएक्शंस गिवन है ना आपने सबको एक नज़र देखना है। जहाँ जहाँ कोई कैटलिस्ट गिवन है या टेम्परेचर गिवन है उसको आपने हाईलाइट कर लेना अपने पास। अल्काइंस की बात करें, इसका फार्मूला ये वाला होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, नॉन पोलर है, उसके बाद सोल्यूबल है और कलरलेस है। इसके रिएक्शंस की बात करें तो हम विसिनल डाइहैलाइड से जो है इसे बना सकते हैं। अब ये देखिएगा, अल्केन विद 2 हैलोजेंस ऑन एडजेसेंट सी, यानी ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। ये अल्काइंस बनाएगा और रिएजेंट क्या होता है, अल्कोहलिक KOH। देखो जो मैंने चीज़ आपको बताई थी वही चीज़ कि इस तरह की आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ पे हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। यहाँ पे रिएक्शन के एग्जांपल भी गिवन है। आप ये देखें कि इसके अंदर हम जब ये ऐड करते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं तो हमारे पास अल्काइंस बन जाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन को भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। चलें जी, अब तैयार हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे लेक्चर के पीछे सिर्फ कोई 7 मिनट रह गए हैं। इसका आंसर करें जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं है बच्चों। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर है सी, तो आपने सही कहा, इसका आंसर सी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस।
अल्केन, अल्कीन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर आएगा बच्चे ए या बी, कंफर्म करें पहले। अच्छा, कुछ बच्चे ए कह, अब देखा ना, यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाए, इतना आसान एमसीक्यूज है। तो अल्कीन देंगे, ठीक है। जब आप इसने इस चीज़ को देखा होगा ना कि कौन कौन से रिएक्शंस इंक्लूड हैं, तो आपके लिए इजी रह जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, बताएं जी। बड़े सिंपल एमसीक्यूज हैं, इजी, ताकि आप लोग अभी जो है ना वो परेशान ना हो, इसलिए बहुत इजी एमसीक्यूज बनाए गए हैं। मुश्किल एमसीक्यूज भी आएंगे, तो ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा था। विच कंपाउंड इज अरोमेटिक, बताएं। ये आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, तो बेंजीन इसका आएगा आंसर। विच हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय कार्बन एटम्स इन इथाइन। आगे एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे, सर आप ये हाइब्रिडाइजेशन वाले नहीं करवाएंगे, तो ये देखें, ये उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आया हुआ है। तो सिंपल से है, इथाइन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे, sp4। ये कहाँ से आ गई, अच्छा इसमें आएगी जी sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ठीक है। फिर भी चौथा फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्टली कोवलेंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनसोल्युबल इन वाटर, कंबस्टिबल, बताएं। अब ये कहाँ से आया, ये उसी टेबल में से एमसीक्यूज आया वो जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। ओके, इसका आंसर बच्चे दे रहे हैं सी बी डी। क्या बच्चे कोई कंफर्म करें ना, देखा इसके ऊपर आगे कंफ्यूज हो गए आप। 100 से ज़्यादा बच्चे हैं और आंसर किसी का नहीं आ रहा। इसका आंसर आएगा बच्चे हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपने उस टेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। 1 मिनट, इसका क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा आयुपैक नेम। इस तरह के ना सिंपल जो कंपाउंड्स होते हैं इनके आयुपैक नेम पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल, या 3 ट्रिपल वो हैं, क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, तो क्या आएगा, इथाइन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप, चलें ये बताएं। हाँ जी, ये अब कहाँ से एमसीक्यूज आया है, ये उसी टेबल में से आया जो मैंने आपको फंक्शन ग्रुप वाला पढ़ाया था पीछे। तो इसमें आएगा हमारे पास बी, यानी कि अल्कोहल ग्रुप है जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। विच ऑफ दीज शोज एसोमरिज्म, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, इथाइन, बताएं भाई। अब ये मैंने आपको कहा था ना लेक्चर के दौरान कि बच्चे जो आपके बुक के ऊपर एसोमर्स गिवन हैं किस किस के कितने हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। जब आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकेंगे। ओके, तो इसका आंसर जो है, अच्छा वो गलत है इसका, लेकिन इसका ब्यूटेन आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सीरीज डज C2H4 बिलोंग टू, बताएं भाई। बच्चे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, तो इसका आंसर आएगा अल्कीन, ठीक है। तो ये हमारा जो है बच्चे आज का जो है क्लियर हो गया। अभी लेक्चर एंड नहीं हुआ, अभी 3 मिनट रहते हैं। इन 3 मिनट में आपको एक और काम भी करवाना है, ठीक है। अभी रुकिए, इंपॉर्टेंट काम हम एक्सपीरियंस देखेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपको अच्छी तैयारी करवाई जाएगी बच्चे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपने एक्सपीरियंस भी डेली बेस के ऊपर हम आपके साथ 2-3 एक्सपीरियंस शेयर किया करेंगे, AMC के भी, AFNS के भी। अच्छा आपने ना काम करना है, बाद में मैं पोल एक क्रिएट करूँगा, ठीक है, चैनल के ऊपर। आपने उसमें लाजमी बताना है कि आज के लेक्चर की आपको कितनी समय लगी थी। ये आपने अब कहाँ से लेनी है, आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आप ख़ुद यहाँ पे पढ़ सकते हैं आके, जब आपका दिल करे आप ये एक्सपीरियंस को लाजमी पढ़ें। हर रोज़ जो है 1-2 एक्सपीरियंस को पढ़िएगा, मैं ख़ुद भी यहाँ पर करवाऊँगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है, तो बेहतर ये है कि आप ख़ुद भी इनको पढ़ें। आपने ये medixprep.com के ऊपर आ जाना है, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा आर्मी वाला पोर्शन, इसमें AMC AFNS लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर सैम्पल पेपर, 100% नॉन वर्बल, ऑनलाइन AFNS ग्रैंड टेस्ट, यहाँ पे ये एक्सपीरियंस नज़र आ रहे हैं, AMC का भी और AFNS का भी। अब आपने जो भी इसमें से एक्सपीरियंस देखने हैं वैसे दोनों कीजिएगा, चाहे आप AMC देने जा रहे हैं या AFNS, आपने दोनों ही देखने हैं। अब मैं आपको AMC का एक एक्सपीरियंस दिखाने जा रहा हूँ 2024 का, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमसे तैयारी की थी। तो एक्सपीरियंस है ये 26 जुलाई 2024 का हुआ था।
इसलिए यहाँ भी लिखा हुआ जी मैंने मेडिक्स का टेस्ट सेशन लिया था और तकरीबन सारे पास पेपर्स कर लिए थे जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, जो कि 35 PDF हमारे अवेलेबल हैं हमारे पोर्टल के ऊपर। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के तमाम कंपाउंड्स की एसिडिटी, रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए मैं आपको आगे क्या बता रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना, तो फिर यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी देख लें बच्चों के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे हम चलेंगे ना, अभी यहाँ पे ये है कि एसिडिटी, रिएक्टिविटी। तो आपने ना एक काम करना है, यहाँ पे आपके चैप्टर 8 यानी कि जो पंजाब का है या हाइड्रोकार्बन वाला आपका चैप्टर है, उसके एंड के ऊपर रिएक्टिविटी दी हुई है कि अल्काइन की, अल्कीन की और अल्केन की रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है, तो उसको लाजमी देख के जाइएगा, ठीक है। बाकी एसिडिटी वाले जो है वो अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में चीज़ें आएंगी। बायो में जो है वो हार्ट वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में वेव्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी आपको करवाई जाएंगी अगले लेक्चर्स में। अब हम इसी तरह AFNS का भी एक एक्सपीरियंस देखेंगे। ये हमारे सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे देखें 60 एक्सपीरियंस है पिछले साल के। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये बच्ची का टेस्ट हुआ था 19 अगस्त 2024 में। समरा दलीब इसका नाम है, पेशावर में हुआ था। ये पास हुई थी और इनिशियल मेडिकल दोनों क्लियर था और इसने भी यही कहा हुआ है कि मेडिक्स पे अपॉइंट किए हुए पास पेपर टेस्ट मतलब काफ़ी वहाँ से आया हुआ था। अच्छा, इसमें जो है वर्बल में इसने बात मेंशन की है कि टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस से कवर हो जाएगा। एकेडमिक में चारों सब्जेक्ट्स के मिक्स MCQs थे, ठीक है, यानी कि ये मैंने आपको पहले बताया था। समटाइम्स ऐसा होता है चारों से मिक्स आ जाते हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक पोर्शन से ज़्यादा आ जाते हैं, बाकी पोर्शन से सिर्फ 5-5 MCQs आते हैं। तो ये आपकी किस्मत है। परसेंटेज वाले MCQs थे, ब्लड रिलेशन से एक MCQs आया था और नॉन वर्बल सारा पास पेपर से आया था। ये पास पेपर कौन सी बात कर रही है, वही वाला PDF जो मैंने आपको बताया है बच्चों। तो ऐसे ही बात नहीं मैं करता होता, ठीक है। अब ये इन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया हुआ, ठीक है। एक यहाँ पे MCQs है जी, फिनाइल मिथाइल एथर और हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। जब आपने रिएक्शंस को एक नज़र देखा होगा ना, ठीक है, तो तब आपको पता होगा। ये फिनोल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम आगे वो अल्कोहल वाले चैप्टर में जाएंगे ना, तो वहाँ पे हम इन रिएक्शंस को भी देखेंगे। तो इसका आंसर क्या है, फिनोल। अभी इसको रट्टा लगा लें इस MCQs को, ताकि अगर दोबारा आता है तो आपको याद रहे। फिर रैपिंग ऑफ फ्रूट वाले MCQ, अच्छा फूड वाले MCQs, तो पता नहीं ये कौन सा है, इसको हम अभी नहीं करेंगे। एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन देख लें, ये हम आगे अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में देखेंगे। और आइडियल गैस की इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, टॉर्क की डिमेंशन पता होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है। और फिर ये सीरीज़ आई हुई है, ठीक है, 66, 63, 5, 7, 4, 5 नंबर सीरीज़, आंसर 21। चलें इसको सोल्व करें ज़रा। बच्चों को समझ लग रही है सीरीज़ की? 3 का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 12 का डिफरेंस आएगा, 7 और 5, हाँ 12 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 24 का डिफरेंस आएगा तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अभी MCQ सोल्व हुआ ना आपसे बच्चे, ये जिनसे नहीं देखा पा हो रहा ना, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आगे आपका इशू सोल्व हो जाएगा जो पेड मेंबर्स होंगे। तो फिर उन्होंने आगे और भी क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो ये ना आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अब मैं आपको जाते हुए बता दूँ, आपने काम ये करना है कि आपको मेडिक्स पोर्टल की एक्सेस होगी ऑलरेडी, ठीक है। ये जैसे हमारा ये वाला पोर्टल है, कल तक आपके लिए टास्क ये है, आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, प्रैक्टिस MCQs में, या आपने पोर्टल हमारा बाय किया होगा। तो इसमें ना आपको वर्बल इंटेलिजेंस में सीरीज़ कंप्लीशन वाले ये नज़र आ जाएंगे। आपने सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। कल आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका क्या इसमें रिज़ल्ट आया है, आपने इस रिज़ल्ट को भी याद रखना है। तो ये आपके ज़िम्मे काम है। और इसके अलावा ये भी काम है, अभी नॉन वर्बल को आपने नहीं करना, ठीक है, सिर्फ ये वर्बल इंटेलिजेंस को करें। और जो एकेडमिक पोर्शन है उसका चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करवाई हैं, ये आपने कल पढ़ी हों, ये आपके अब ज़िम्मे लग गया। इंशाल्लाह कल आपसे इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। तो अभी आज के लिए लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो तैयारी है वो बहुत बेहतर करवाई जाए। और बाकी मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। मज़ीद आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। अब मगरिब की आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।